हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2024 के लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या होती है हर एक स्टेट में स्टेट कोटा अप्लाई होने के लिए। तो जितने स्टेट हैं सभी का अलग अलग डोमिसाइल क्राइटेरिया होता है और आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे आपको किसी स्टेट का डोमिसाइल और स्टेट कोटा अप्लीकेबल होगा। अगर आपके पास इतना अच्छा स्कोर नहीं है कि आप ऑल इंडिया कोटे से सीट ले सकते हैं, मतलब 618 620 प्लस स्कोर नहीं आ रहा है और आपका स्कोर कम है, तो आपको काउंसलिंग करनी होगी स्टेट कोटा से। स्टेट कोटा में बहुत सारे लो मेरिट स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कम स्कोर में भी सीट गवर्नमेंट की मिल जाती है, सेकेंड थर्ड या स्टे वैकेंसी राउंड तक। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें, हर एक स्टेट का इसमें डिस्कस किया जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी और अगर काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो 9355388677 पे कॉल करें। क्वेरीज के लिए कॉल प्लीज़ नहीं करें, क्योंकि क्वेरीज के लिए कॉल करेंगे इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन करके रख लें। उसमें सारे डिटेल्स आप एंड अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको जाते रहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली स्टेट से। दिल्ली स्टेट में स्टेट कोटा अप्लाई होने का रूल क्या है? तो इसमें 85% स्टेट कोटा सिर्फ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के MBBS कॉलेजेज में उन कैंडिडेट्स को मिलेंगी जिन्होंने 12th एनी स्कूल इन दिल्ली NCR अफिलिएटेड विथ CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और JMI, इन बोर्ड से अफिलिएटेड स्कूल से अगर आपने 12th की है तो दिल्ली का कोटा मिलेगा। डोमिसाइल होने की ज़रूरत भी नहीं है, ओनली 12th करने से। कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो नीचे दिए हुए कोई भी क्राइटेरिया में से अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो 85% स्टेट कोटा सीट के लिए अप्लीकेबल होंगे। पहला क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी अ सर्टिफाइड रेसिडेंट। अगर आपके पास डोमिसाइल है, मतलब बस रेसिडेंस प्रूफ है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको वहाँ के लोकल तहसीलदार से कांटेक्ट करना होगा, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने 12th भी नहीं की है, सिर्फ डोमिसाइल है तो भी अप्लीकेबल है। पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट मस्ट हैव लिव्ड इन राजस्थान फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 years एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन द स्टेट फ्रॉम क्लास 8 to 12th। कोई अगर कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो 8th से एडमिशन ले लेते हैं, 8th से 12th तक आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन आपके पेरेंट राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं या तो उन्होंने 10 साल तक वहाँ भी नहीं रहे तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा क्राइटेरिया कि 10 साल मिनिमम वहाँ पे स्टे होना चाहिए और कैंडिडेट का 8th से 12th तक पढ़ाई होना चाहिए। कैंडिडेट्स पेरेंट्स आर सर्विंग रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड हैव पुट इन एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन द ईयर ऑफ एडमिशन। अगर आपके पेरेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हैं या तो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और इस साल आपको एडमिशन लेनी है तो इस साल से पिछले 3 साल, मतलब अभी से लेकर के पिछले 3 साल तक में अगर उनकी पोस्टिंग रही है राजस्थान में कम से कम 3 साल, तब भी आप कोटा लेने के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट इज ए नेचुरल चाइल्ड ऑफ सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस paramilitary personnel having origin in राजस्थान बट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। यहाँ भी वही डोमिसाइल क्राइटेरिया है कि आप के अगर पेरेंट्स फादर, ठीक है, रिटायर्ड डिफेंस से रिटायर्ड हैं, पैरामिलिट्री से हैं, या तो आपका ओरिजिन राजस्थान में है लेकिन आप दूसरे जगह उनको पोस्टिंग मिली थी तो भी आप एलिजिबल हैं स्टेट कोटा के लिए। कैंडिडेट इज अ नेचुरल चाइल्ड ऑफ परमानेंट सर्विंग डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन राजस्थान ऑन द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन द ईयर ऑफ एडमिशन। अगर आपके फादर डिफेंस में है और परमानेंट सर्विस है उनकी और राजस्थान में पोस्टेड हैं, तो जिस साल आपकी एडमिशन हुई उस साल भी पोस्टेड हैं करंट में, तो भी आपका कोटा लगेगा। कैंडिडेट इज अ चाइल्ड ऑफ जज ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बट must not be availing the benefit like in any other state। अगर आपके फादर जज हैं और मदर जज हैं राजस्थान हाई कोर्ट के तो भी लगेगा, लेकिन इस केस में
आप डोमिसाइल बेनिफिट किसी और स्टेट को नहीं लगा सकते। तो ये रही राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल बेनिफिट कैसे मिलेगा, नीचे जो पॉइंट्स दिए रहे हैं 5 पॉइंट, उसमें से कोई भी आप फुलफ़िल करते हैं तो डोमिसाइल स्टेट कोटा का क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे। कैंडिडेट इज़ ए नेटिव ऑफ द स्टेट एंड देयर फादर इज़ ए रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। आप के पिताजी अगर यूपी के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ का स्टेट कोटा लगेगा। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स हैव लिव्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी फॉर मिनिमम 3 ईयर्स, जिनके पेरेंट्स यूपी में कम से कम 3 साल रहे हों, ठीक है, उनको लगेगा। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आपके फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हैं और यूपी में पोस्टेड हैं तो आपको लगेगा वहाँ का स्टेट कोटा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10th 12th फ्रॉम स्टेट ऑफ यूपी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सिर्फ 10th 12th आपने किया है यूपी से तो आपको और कुछ सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है स्टेट कोटा के लिए। इफ़ कैंडिडेट हैव पास्ड either 10th 12th from the state of UP, they would be requiring to furnish residence of, अगर आपने दोनों में से कोई किया है, या तो 12th किया है या 10th किया है, उस केस में आपको यूपी का रेसिडेंस प्रूफ आपके फादर का सबमिट करना होगा। ऐसे यूपी से स्टेट कोटा लेने का कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, ये हाई मेरिट स्टेट है, राजस्थान भी हाई मेरिट स्टेट है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत उसमें है कि जो लो मेरिट स्टेट है उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की। ओके, तो इसमें 5 तरह की कैंडिडेचर होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई। अब देखते हैं टाइप ए में क्या क्राइटेरिया रहते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th एंड 12th। तो 10th एंड 12th तो देखिए सभी में है, ए बी सी डी ई, सभी में 10th 12th आपको करना ही होगा। अगर 10th 12th नहीं किया है तो आप ऐसे भी एलिजिबल नहीं है कुछ भी होते हुए। तो 10th 12th आपने किया है महाराष्ट्र स्टेट से। कैंडिडेट शुड हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, शुड हैव लिव्ड देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years और ए बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन द प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र। 10th 12th किया है आपने और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन किया हुआ कि कम से कम आप 10 साल रहे हो महाराष्ट्र में तो अप्लीकेबल है, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का हो। कैंडिडेट टाइप बी की बात करें तो इसमें 10th 12th स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, और कैंडिडेट के फादर और मदर मतलब पेरेंट्स शुड हैव डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपका नहीं है, पेरेंट्स का है और आपने 10th 12th किया है तो चल जाएगा। कैंडिडेट टाइप सी 10th 12th है महाराष्ट्र से एंड कैंडिडेट्स पेरेंट्स शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु इज पोस्टेड और रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड हैं और महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं और प्लस 10th 12th महाराष्ट्र से हो तो भी चल जाएगा। कैंडिडेचर टाइप डी 10th 12th महाराष्ट्र से और कैंडिडेट्स पेरेंट्स शुड बी एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जॉब कर रहे हैं और कैंडिडेट का 10th 12th महाराष्ट्र से तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेचर टाइप ई, इसमें मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट शुड बी मराठी एंड दे शुड हैव डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया, ठीक है, और उनका 10th 12th एक ऐसे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हुआ हो जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया में बिलोंग करता है, तो ये कैंडिडेट टाइप ई होगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका डोमिसाइल में ये सब ऑप्शंस रहेंगे। बात है इंस्टीट्यूशनल कोटा की, तो कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग एनआरआई कैंडिडेट हो, ओसीआई कैंडिडेट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट फ्रॉम एनी अदर स्टेट इन इंडिया जो कि नीट अपीयर किए हों, ओके, तो वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए एलिजिबल हैं, ओके। और इसके लिए कोई भी ऐसी कैंडिडेचर ए बी सी डी ई में आने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए महाराष्ट्र एक ओपन स्टेट है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश स्टेट की, तो मध्य प्रदेश स्टेट के लिए स्टेट कोटा वो लेंगे जो हु आर चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो एमपी के फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रेन हो, ठीक है, वो कहीं भी रह रहे हैं उनको स्टेट कोटा मिलेगा। कैंडिडेट हु आर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस में काम करने वाले के
वार्ड है उनको मिलेगा, और कैंडिडेट हुज पेरेंट वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर पोस्टेड इन मध्य प्रदेश, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और पोस्टिंग मध्य प्रदेश में, उनको भी मध्य प्रदेश का डोमिसाइल लगेगा। ओके, और अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो मध्य प्रदेश में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, महाराष्ट्र में भी बेनिफिट मिलता है। अब देखते हैं बिहार स्टेट की डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या रहती है। ओके, इसमें देखते हैं जो अगर आपके पेरेंट्स बिहार के रेसिडेंट हैं और रिफ्यूजी सेटल्ड इन बिहार, जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश से आए थे, वो रिफ्यूजीज और बिहार में सेटल्ड हैं, उनके बच्चे भी बिहार के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स में बिलोंग टू एनी अदर स्टेट बट आर एम्प्लॉयड विथ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और आपका बिहार से कोई रिलेशन नहीं है, बस ओनली कि आप बिहार गवर्नमेंट स्टेट में जॉब में हैं, तो भी आपके बच्चे बिहार स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स वेर इन सर्विस विद बिहार गवर्नमेंट बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड एंड हुज सर्विस आर ट्रांसफरेबल टू ईदर बिहार और झारखंड गवर्नमेंट, अगर आप उस समय से बिहार गवर्नमेंट में सर्विस में थे जिसमें डिवीज़न नहीं हुआ था बिहार एंड झारखंड का, तो भी, और आपका सर्विस अभी बिहार में है या झारखंड में, तो भी आप बिहार स्टेट कोटा को क्लेम करेंगे। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU, स्टेट अंडरटेकिंग एंड हु आर पोस्टेड इन बिहार, तो वो भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, और जिनका डोमिसाइल है वो तो एलिजिबल हैं ही। कर्नाटका के डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल का फ़ायदा होता है, बिहार में तो फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि हाई मेरिट स्टेट है। 3 क्राइटेरिया, तीनों में से कोई फुलफिल करेंगे तो कर्नाटका का, और कर्नाटका में कई सारे कोटा कैटेगरी होते हैं रीजन के बेसिस पे। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इन वन और मोर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल लोकेटेड इन कर्नाटका, तो कर्नाटका के स्कूल में आपको स्टडी करना है फॉर हाउ मेनी मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स बिटवीन क्लास 1 to 12 और इक्वेलेंट, मतलब पहले से लेकर के 12वीं तक कम से कम 7 साल आपने पढ़ाई की हो कर्नाटका में, तो आप डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 11th 12th और इक्वेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन कर्नाटका एंड देयर पेरेंट्स शुड हैव स्टडीड इन कर्नाटका फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 ईयर्स, अगर आपके पेरेंट्स 7 ईयर्स स्टडी किए हैं और आपने 11th 12th ही किया है कर्नाटका के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो भी आप एलिजिबल हैं स्टेट कोटा के लिए। कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट मदर टंग शुड बी ईदर कन्नड़ा, तेलुगु और कोडावा, एंड द पेरेंट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन कर्नाटका। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड in an educational institute outside Karnataka and should be residing outside Karnataka as of May 11 of the particular year. The candidate shall undergo Kannada language test conducted by KEA. इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मदर टंग के बेसिस पे, अगर आपका मदर टंग आपके पेरेंट्स का मदर टंग कन्नड़ा है, तुलु है और कोडावा है, तो और पेरेंट्स का डोमिसाइल है कर्नाटका का, आपका नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आउटसाइड कर्नाटका। ओके, कर्नाटका के बाहर आप पढ़े हों और आप वहाँ पे रह भी रहे हों एज ऑन May 11th ऑफ द ईयर, मतलब May 11 2024, और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, लैंग्वेज टेस्ट मदर टंग को चेक करने के लिए, विच विल बी कंडक्टेड बाई KEA, तो आप फुलफिल करेंगे। वेस्ट बंगाल में भी बेनिफिट मिलता है डोमिसाइल का, एंड टू बी एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा इन वेस्ट बंगाल, नीट एक्सपीरियंस ऑफ द पेरेंट्स मस्ट हैव डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक्सपीरियंस शैल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट परफॉर्मा ऑन द काउंसलिंग वेबसाइट, आपके काउंसलिंग की वेबसाइट पे, जो कि MCC के वेबसाइट से मिलता जुलता रहता है, www.mcc.nic.in, उस पर एक परफॉर्मा रहेगा डोमिसाइल का, और उस पर आपको भरना होगा। तो उसमें परफॉर्मा A1, AB, A2, परफॉर्मा B, A रहता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी। ओके, और परफॉर्मा A1 क्या कहता है, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स।
ठीक है। अगर आपका रेसिडेंस पिछले 10 साल का है तो A1 में आ जाते हैं। A2 में क्या क्राइटेरिया, रेसिडेंशियल डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास 10+2 फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। आपका 10 ईयर्स का रेसिडेंस प्रूफ भी है, प्लस आपने 10+2 वेस्ट बंगाल से किया तो A2 में आएंगे। प्रोफार्मा B में क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट नॉट रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स but whose parents are permanently resident of West Bengal and have their permanent home address in West Bengal and living continuously for at least 10 years। अगर आपके पेरेंट्स का रेसिडेंस प्रूफ वेस्ट बंगाल का है और पिछले 10 साल कम से कम से वेस्ट बंगाल में रह रहे हों और आपका रेसिडेंस प्रूफ नहीं है तो भी चलेगा, तो लेकिन आप ये प्रोफार्मा B में आएंगे। तो डोमिसाइल यहाँ बनाने के लिए ये आपको प्रोफार्मा डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से, वहाँ पर बनेगी। उड़ीसा स्टेट का क्या है, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर उड़ीसा स्टेट कोटा मस्ट बी परमानेंट नेटिव्स ऑफ उड़ीसा और द चिल्ड्रेन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स सर्विंग इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा स्टेट। या तो उड़ीसा का डोमिसाइल होना चाहिए, नहीं तो आप उनके चिल्ड्रेन होने चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स ऑल इंडिया सिविल सर्विस में जॉब में हो और उड़ीसा में सर्व कर रहे हों। अब देखते हैं हरियाणा का। हरियाणा में डोमिसाइल स्टेट का क्राइटेरिया लेने के लिए कैंडिडेट शुड हैव रिसाइडेड देयर फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, ओके, एंड शुड हैव स्टडीड अंडर एनी बोर्ड CBSE, HBSE, EIS, CSE और ओपन हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड। तो 10 साल का आपका रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस होना चाहिए और आप वहाँ पे रहे होने चाहिए और आपका 10+2 भी हरियाणा से होना चाहिए, तब डोमिसाइल लगेगा। पंजाब, ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ पंजाब आर एलिजिबल फॉर 85% स्टेट कोटा थ्रू पंजाब UG नीट एडमिशन। लेकिन इसमें कुछ एग्जम्पशन भी हैं। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर वर्किंग, कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट और ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हैव नाउ पास्ड अवे, ओके। जो काम कर रहे थे, आपके पेरेंट्स अगर नहीं हैं और वो काम कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या पंजाब गवर्नमेंट या ऑल इंडिया सर्विस के अंदर, तो भी आप पंजाब स्टेट के लिए एलिजिबल हैं, ओके, और उनका पोस्टिंग पंजाब में रहा होगा। कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ now not alive, okay, who were posted in Punjab for at least 2 years out of 3 immediately preceding years of passing 12th और इक्विवेलेंट। जब आपकी 12th हुई थी उसके 3 साल पहले में से, जब 12th अगर 24 का हुआ तो लेकर के 23, 22, 21, इन तीनों ईयर्स में से 2 साल अगर पंजाब में आपके पेरेंट्स रहे थे और अभी नहीं अलाइव हैं, ओके, बट वे आर पोस्टेड आउटसाइड पंजाब फॉर सम टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर कुछ समय 2 साल तो पंजाब में रहे होंगे और कुछ समय के लिए बाहर रहें तो भी आप पंजाब का स्टेट कोटा क्लेम करते हैं। कैंडिडेट बॉर्न इन पंजाब हु आर चिल्ड्रन ऑफ लेट डिफेंस पैरामिलिट्री पर्सनल, ओके, जो कैंडिडेट पंजाब में जन्म लिए हैं, ओके, और जो डिफेंस या पैरामिलिट्री पर्सनल के चिल्ड्रेन हैं, जो गुजर चुके हैं उनके चिल्ड्रेन हैं, तो भी आप क्लेम करेंगे पंजाब स्टेट कोटा। कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रेन ऑफ डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन पंजाब, ओके, एंड कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर NRI माइनॉरिटी कोटा आर ऑल्सो एलिजिबल टू अवेल द स्टेट कोटा सीट्स। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड, मस्ट हैव पास 10th 12th from a recognized institute of Uttarakhand. Candidate may not have permanent resident of Uttarakhand but must have passed 10th 12th from recognized institute, and these candidate however shall not be entitled for any reservation। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर वहाँ का डोमिसाइल नहीं है। 10th 12th करने से आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन डोमिसाइल बेनिफिट नहीं लगेगा क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो वहाँ का कैटेगरी आप अप्लाई नहीं कर सकते। Candidate who are permanent resident or domicile holder of Uttarakhand but have passed 10th
12th and 10th 12th फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट आउटसाइड स्टेट ऑफ उत्तराखंड से ऑल्सो भी एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा। अगर आप सिर्फ डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, 10th 12th कहीं और से किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं गुजरात की। ओके, तो इसके लिए 6 पॉइंट्स हैं। कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस कैंडिडेट हु आर बोर्न इन गुजरात, जन्म गुजरात में हुआ हो, और हैव द डोमिसाइल ऑफ गुजरात एंड हैव पास्ट 10th 12th फ्रॉम एनी ऑफ द 5 एजुकेशनल बोर्ड, जैसे गुजरात बोर्ड, CBSE, CISCE, ISB एंड NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, तो ओपन से भी चलेगा। रिकोगनाइज बाय द स्टेट प्रोवाइडेड दैट देयर स्कूल इज सिटीजन इन द स्टेट ऑफ गुजरात। अगर इनमें से किसी बोर्ड से आपने किया है और स्कूल गुजरात में हो, ठीक है, और आपका जन्म गुजरात में हुआ हो या तो डोमिसाइल है, तो भी चलेगा। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर इन ऑल इंडिया सर्विस, गुजरात गवर्नमेंट सर्विस, पोस्टेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ गुजरात, और द डिफेंस सर्विसेज हैविंग डोमिसाइल ऑफ गुजरात बट पोस्टेड आउटसाइड गुजरात शैल बी एलिजिबल। अगर आपके पेरेंट्स ऑल इंडिया सर्विस, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हैं और पोस्टेड हैं आउटसाइड गुजरात, और डिफेंस सर्विसेज में है, गुजरात का डोमिसाइल है बट पोस्टेड आउटसाइड गुजरात, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डोमिसाइल है और बाहर पोस्टेड हैं, तो भी आपको यहाँ का स्टेट एलिजिबिलिटी मिलेगा। कैंडिडेट हु आर बोर्न आउट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात बट हैव कंप्लीटेड 10th 12th फ्रॉम अ स्टेट वुड नीड टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और अगर आपका जन्म गुजरात के बाहर हुआ है और 10th 12th आपने गुजरात से किया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एल्सो इन द केस देयर पेरेंट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, कैंडिडेट हु आर बोर्न इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों नज़दीक का है आइलैंड, वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग द डोमिसाइल ऑफ गुजरात। इन दोनों को बेनिफिट दिया जाता है जो नियर बाई यूनियन टेरिटरी से हैं। अगर वहाँ के डोमिसाइल हैं, तो भी आपको गुजरात का डोमिसाइल लगेगा। कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन जवाहर नवोदय विद्यालय अप टू स्टैंडर्ड 8th would be eligible, and so would be candidates who have studied in जवाहर नवोदय विद्यालय लोकेटेड आउटसाइड गुजरात अप टू 12th। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का डोमिसाइल क्राइटेरिया के लिए आपको पहले तो रेसिडेंट होना चाहिए तमिलनाडु का, एंड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर स्कूलिंग फ्रॉम 6th to 12th फ्रॉम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आपका स्कूलिंग कम से कम 6 से 12 तक तमिलनाडु से हुआ हो। नीड टू फर्निश नेटिविटी सर्टिफिकेट, अ परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ नेटिविटी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो नेटिविटी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा, जो कि वहाँ से लोकली आपको बनेगा। हाउएवर, इफ़ दे would be required to submit their parents' birth certificate, ration card, SSLC, 10th 12th certificate, or no graduate certificate in case parents are not literate। ओके, तो आपको आपके पेरेंट्स का बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और इन सारे सर्टिफिकेट्स को में से किसी को सबमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका नेटिविटी सर्टिफिकेट और 6 से 12 तक आप तमिलनाडु में पढ़े हों। स्टूडेंट विद डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु बट have partially or fully completed schooling from 6th to 12th from outside of the state would be required to submit true copies of the parents document as mentioned, birth certificate या इन सब सर्टिफिकेट्स में से कोई भी सर्टिफिकेट आप पेरेंट्स का सबमिट कीजिए। और आपने अगर पार्शली बाहर से किया है 6th to 12th, ओके, और आपका डोमिसाइल है, तो भी आप एलिजिबल हैं। स्टूडेंट will also be required to submit an undertaking stating that they have not applied as a native of any other state apart from तमिलनाडु। अगर आप तमिलनाडु का नेटिविटी यूज करते हैं, मतलब स्टेट कोटा अप्लाई करते हैं तमिलनाडु का, तो आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं कर सकेंगे। अगर करते हैं तो इट्स अगेंस्ट लॉ। इवन द सिस्टम इज नॉट एबल टू कैच वेदर यू हैव अप्लाइड अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु। NRI person with Indian origin candidates will also be eligible under management quota given they meet the rules regulation of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ, तो NRI के लिए तो है ही, ऐसे भी ओपन है। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट हु आर लिविंग इन तमिलनाडु, जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तमिलनाडु में रह रहे हैं, एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट हु हैव स्टडीज क्लासेज 6th to 12th इन तमिलनाडु
will only be considered for admission under the open category and not the state quota. अगर आप तमिलनाडु में रह भी रहे हैं और डोमिसाइल नहीं है तो ओपन में जाएंगे मैनेजमेंट सीट के लिए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डोमिसाइल का रूल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, लोकल और नॉन लोकल। ओके, और इसमें 3 रीजन भी हैं। एक रीजन है आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी का, जिसको AU रीजन बोलते हैं, SBU रीजन जो श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और एक और रीजन है OU रीजन। ओके, तो AU रीजन के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और 5 डिस्ट्रिक्ट्स SBU रीजन के अंदर आते हैं। और इसमें जो नॉन लोकल कैंडिडेट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं 15% अनरिजर्व सीट के लिए। ओनली जो अनरिजर्व सीट्स हैं उसमें रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता है। लोकल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर बोथ 15% अनरिजर्व्ड और 85% लोकल एरिया सीट्स। ओके, अब आंध्र प्रदेश लोकल एरिया कैंडिडेट कौन कौन से होंगे? जो स्टूडेंट्स आर बिलोंगिंग टू एनी रीजन, एनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम AU, SBU और OU। AU, SBU और OU ये क्या है? एक तरह से कई डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके बना दिए गए रीजन। अगर आप उनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं तो आपका रीजन उससे डिफाइन होगा। OU मतलब ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, SBU मतलब श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी और AU मतलब आंध्रा यूनिवर्सिटी। ओके, स्टूडेंट मस्ट बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दी 3 रीजन आर कंसिडर्ड एज द लोकल। ओके, लोकल फॉर द एडमिशन इन MBBS, BDS और टू एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन तीनों में से कोई एरिया में आप आएंगे तो आपको 15% अनरिजर्व का भी बेनिफिट है, उसमें भी एलिजिबल है, और 85% लोकल एरिया में भी। नॉन लोकल कैंडिडेट्स ओनली 15% में ही एलिजिबल हैं। नॉन लोकल में कौन आते हैं? ओनली तेलंगाना के। UP वाले नॉन लोकल में नहीं जा पाएंगे। ओके, आंध्र प्रदेश में AU लोकल एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, OU के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और SBU के डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। बड़े सिंपल है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, और यहाँ पे नॉन लोकल हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के, लोकल हो जाएंगे जो इन सब रीजन में बिलोंग करते हो तेलंगाना के, AU, SBU और OU। अब इसमें भी डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है AU, OU और SBU। ये हो गया तेलंगाना का। ओके, इसमें कुछ और हैं। इफ़ दे हैव स्टडीड इन स्कूल कॉलेज इन द लोकल एरिया, okay, for a minimum of 4 years, 4 consecutive year immediately preceding the year they appear for the relevant qualification exam। जैसे आपने 2024 में अप्लाई किया तो पिछले 4 साल आप ये तेलंगाना के कॉलेज में पढ़े हों, पिछले 4 साल। ओके, इफ़ दे हैव रिसाइडेड इन द लोकल एरिया फॉर a minimum of 4 years immediately preceding the year they appear for relevant क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। पिछले 4 साल से आप उस एरिया में रह रहे हैं तेलंगाना के। ए कैंडिडेट हु इज नॉट रिगार्डेड एज लोकल कैंडिडेट अंडर द अबव क्राइटेरिया एंड हैज स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट फॉर मिनिमम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव एकेडमिक ईयर्स एंडिंग विद द ईयर दे अप्लाई। मतलब ईयर कब से काउंट किया जाता है? जिस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया उससे ही काउंट किया जाता है पिछले 7 साल। ओके, तो द लोकल एरिया वेयर दे हैव स्टडीड फॉर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स आउट ऑफ सेट 7 ईयर्स। ओके, देयर पीरियड ऑफ स्टडी इन 2 लोकल एरियाज इक्वल। जिसमें जिस लोकल एरिया में ज़्यादा समय तक आपने स्टडी किया है इन लास्ट 7 ईयर्स, द लोकल एरिया वेयर दे हैव स्टडीड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स आउट ऑफ 7 ईयर्स, तो वो आपका काउंट होगा। their period of study in the 2 local areas equal. They have not studied in any educational institution in the state but have resided in any local area or 2 local areas for the equal time for a minimum of 7 years। अगर उसमें आपने रहा हो और स्टडी वहाँ से नहीं की है, रेसिडेंस का प्रूफ है, तो भी आपका वो एरिया का अप्लाई होगा। द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन अप्लाई फॉर द 15% अनरिजर्व कोटा। जो नॉन लोकल में आते हैं, तो नॉन लोकल में कौन आते हैं? कैंडिडेट हु हैव रिसाइडेड इन द स्टेट फॉर अ टोटल ऑफ 10 ईयर्स। ओके, जो
10 साल कम से कम रहे हों एक्सक्लूडिंग पीरियड ऑफ स्टडी आउटसाइड द स्टेट और देयर पेरेंट्स हैव रिसाइडेड इन द स्टेट फॉर टोटल 10 ईयर्स एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द स्टेट। ओके, तो कम से कम 10 साल आप वहाँ पे रहे हों, ओके, तभी अप्लाई होगा। कैंडिडेट हुज, दूसरा क्राइटेरिया, कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर सिमिलर क्वैसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट, जो कि इन सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब में रहे हों अगर आपके पेरेंट्स। कैंडिडेट हुज स्पाउस ओके आर एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ एंड द सिमिलर अदर, जिनकी शादी हो चुकी है, ओके, और उनके पति या पत्नी, ठीक है, स्पाउस, इन सब में जॉब करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। केरला की बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। Aspirants seeking the admission to medical colleges in Kerala are categorized under Keralite and non-Keralite. ओके, नॉन केरलाइट में NK1 और NK2 होता है। केरलाइट कैटेगरी क्या है? कैंडिडेट ऑफ ओरिजिन, केरला ओरिजिन, ओके, एज वेल एज चिल्ड्रेन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स फ्रॉम एनी स्टेट, ओके, बट पोस्टेड इन केरला। सर्विस में हो ऑल इंडिया गवर्नमेंट में, लेकिन केरला में पोस्टेड हो, या तो केरला के ओरिजिन हो, ओके, तो केरलाइट कहलाएंगे। दे आर ओनली एलिजिबल फॉर कम्युनल स्पेशल रिजर्वेशन और सम फी कंसेशन। नॉन केरलाइट NK1, इसमें कौन से कैंडिडेट्स आते हैं? कैंडिडेट हु फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कम अंडर NK1 एंड देयर इज नो स्पेशल कम्युनल रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं अप्लाई होगा। स्टडीड क्वालिफाइंग कोर्स इन केरला एंड पेरेंट वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर पोस्टेड इन केरला। अगर पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और केरला में पोस्टेड हैं और आपने स्टडी की है केरला में, तो स्टडीड क्वालिफाइड इन कोर्सेज इन केरला एंड पेरेंट्स हैव वर्कड विद गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर मिनिमम 2 ईयर्स। अगर 2 ईयर्स तक आपके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला में वर्क किए हों और आपने वहाँ से पढ़ाई की है, तो रेसिडेंट ऑफ द केरला फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ड्यूरिंग द स्टडी, अगर केरला में 5 साल रहे हों तो। कैंडिडेट्स हैज स्टडीड इन केरला फ्रॉम 8 to 12th, तो ये NK1 का कैटेगरी। बाकी जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं फॉर्म का, वो NK2 में आते हैं। कैंडिडेट स्टूडेंट्स शुड नॉट बी बिलोंग टू एनी टू अबव 2 कैटेगरीज, ओके, बिलोंग टू NK2। जो ऊपर NK1 या तो केरलाइट में नहीं आते हैं, वो NK2 में हो जाते हैं, और वो मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज या सेल्फ फाइनेंसिड मेडिकल कॉलेजेस इन केरला के लिए एप्लीकेबल हैं, स्टेट कोटा के लिए नहीं। आसाम का डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या कहता है? कैंडिडेट और देयर पेरेंट्स मस्ट बी लिविंग इन द स्टेट ऑफ आसाम कंटिन्यूसली फॉर मिनिमम 20 ईयर्स, ओके, तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्राइटेरिया इसका। कट ऑफ लो जाता है, लेकिन आप इतना आसानी से इसका डोमिसाइल बना नहीं सकते। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन द स्टेट ऑफ आसाम फॉर 7 to 12th, तभी मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश एस्पिरेंट हु मीट, इसमें 80% ऑफ द सीट इन द स्टेट आर रिजर्व फॉर APST कैटेगरी, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 80%, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है। 20% सीट्स आर फॉर द नॉन APST, ओके, नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स, विच इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ नॉन APST स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट PSU एम्प्लॉय, चिल्ड्रन ऑफ all other who are not included in any above categories, okay, and have been living in Arunachal Pradesh for minimum 3 years and have passed 12th or equivalence from Arunachal Pradesh। तो ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए 80% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, और बाकी 20% के लिए आपको 3 साल का लिविंग प्रूफ देना होगा अरुणाचल प्रदेश में, एंड आपके पेरेंट्स इन सब जॉब में वर्किंग हो। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के लिए एस्पिरेंट हु हैव स्टडीड इन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिचुएटेड इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़, अगर वहाँ से पढ़ाई की हो और वहाँ लोकेटेड भी हो। कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, ओके, फॉर द प्रीसीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नीट एप्लीकेशन।
तीसरा क्राइटेरिया कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑन डिपुटेशन टू चंडीगढ़, अगर डिपुटेशन पे भी हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और वर्किंग इन ऑटोनोमस बॉडीज, ओके, where the Chandigarh administration has 20% or more state. They should have resided for a preceding 3 years from the date of NEET application. Okay. डिटेल में कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है एक वीडियो में. ओके, आप स्लाइड को डिटेल में पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके. चंडीगढ़ का छत्तीसगढ़ में एस्पिरेंट हु हैव बीन बोर्न इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल होल्डर ऑफ छत्तीसगढ़. दोनों में से कोई, या तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम छत्तीसगढ़ बोर्ड और एनी अदर बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. पेरेंट ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी एम्प्लॉयड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और पोस्टेड इन द स्टेट. ओके, कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर बोनाफाइड ऑफ, ये छत्तीसगढ़ का नहीं, ये हिमाचल प्रदेश का है. ओके, ये हिमाचल प्रदेश का है. कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर बोनाफाइड हिमाचलीज, ओके, एंड हु हैव स्टडीड एटलीस्ट who have passed at least 2 exams from class 8 to 12th from recognized institute situated in the state of Himachal and affiliated to recognized board. Candidate are bona fide Himachalis who have studied in Navodaya school in Himachal or who have passed class 10th 12th under exchange program with other Navodaya school in the country. Okay, हिमाचल का और भी है क्राइटेरिया. जम्मू कश्मीर में क्या क्राइटेरिया है? कैंडिडेट शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, एंड द एस्पिरेंट्स मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फ्रॉम द स्टेट. ओके, तो यहाँ भी डोमिसाइल का प्रूफ देना पड़ेगा. झारखंड में ओनली द लोकल परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड वुड बी एलिजिबल फॉर 85% कोटा एंड द सर्टिफिकेट फॉर द परमानेंट रेसिडेंस विल हैव टू बी फर्निश्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, मतलब तहसीलदार से आपको रेसिडेंस प्रूफ देना होगा. डोमिसाइल होल्डर ऑफ झारखंड हु हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम झारखंड बोर्ड वुड ऑल्सो बी एलिजिबल. इसके बाद पौंडीचेरी का, एंड विद दिस इट विल एंड. ओके, so if you have any doubt, okay, you can comment us in the comment section. This video is lengthy because you try to cover all the states domicile criteria. अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को डाउट रह गई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.